भड़वा, कटवा, आतंकवाद, उग्रवाद। ये गालियां अगर आप सड़क पर सुनते तो शायद आपके दिमाग में एक बार को जरूर ये आता, यूं ही कहीं सड़क पे नहीं बल्कि हमारे देश की नई संसद में बोले गए हैं। जिस वक्त रमेश बिदुरी ने ये गालियां दी तब उनके ठीक पीछे बैठे हमारे देश के दो और सम्माननीय सांसद इन गालियों के मजे ले रहे थे और मुस्कुरा रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुषमा स्वराज जी ने एक बार संसद में बात कही कि कभी भी संसद के अंदर की बहस कितनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जब आप बाहर मिले तो एक दूसरे से आंख न मिला। ऐसा ही एक भाषण की सांसद ने और दिया था। उन्होंने कहा था कि बहस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके मन में भेद आ जाए। मतभेद चाहे कितने ही हो चलता है, लेकिन कभी भी मन में भेद नहीं आना चाहिए। देखिए, हर एक पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है अपने नेशन को लेकर कि भाई सभी लोग साथ हैं, सब लोग खास हैं। जहां पर सब लोग अलग अलग हुए तो वहीं पर आम घास हो जाएंगे। भारत में दुनिया की एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और सभी खुश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सभी की ग्रोथ भी हो रही है, जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़। और हमारे ही मुल्क का मुसलमान कहता है मादरे वतन। अब बात करते हैं हम लोग मुद्दे की। मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उग्रवादी, इन गालियों को मेरे मुंह से सुनकर आपको गुस्सा आए उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये शब्द कहीं से कहीं तक भी मेरे नहीं बल्कि हमारे देश के एक चुने हुए माननीय संसद ने हमारी नई संसद के पहले सत्र में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ नई संसद की शुरुआत में शायद उन्होंने इसीलिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि कहीं हमारी नई संसद को नजर न लग जाए, इसलिए उन्होंने काला टीका लगाने के लिए घटिया ओछा सा काम कर दिया। ये गालियां अगर आप सड़क पर सुनते तो शायद आपके दिमाग में एक बार को जरूर ये आता कि कौन पागल है जो इस तरह के शब्द बोल रहा है। और जाहिर सी बात है आप यही चाहते कि किसी भी तरीके से आप उस व्यक्ति के इर्द गिर्द ना जाए या कहीं ना कहीं आप अपने एसोसिएशन उस व्यक्ति के साथ कराने से दूर भी हटते। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं पाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शब्द यूं ही कहीं सड़क पे नहीं बल्कि हमारे देश की नई संसद में बोले गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस वक्त रमेश बिदुरी ने ये गालियां दी तब उनके ठीक पीछे बैठे हमारे देश के दो और सम्माननीय सांसद इन गालियों के मजे ले रहे थे और मुस्कुरा रहे। आपको साथ में ये भी याद दिलाता चलूं कि ये वही हमारे देश के गौरव बढ़ाने वाली संसद है जिसमें संगोल को स्थापित करने के साथ ही सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाया गया था और भारत की एकता और अखंडता में छुपी हुई उसकी ताकत को दुनिया के सामने दिखाया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कहीं जाते हैं तब वो भी बड़े गर्व के साथ हमारी एकता और अखंडता पर गर्व के साथ बोलते हुए नजर आते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत ही हमारे देश की एकता है। लेकिन जब कुछ लोग इस एक बहुत ही अनटचेबल सी फीलिंग को, भावना को देश की नई संसद में खड़े होकर मिटाने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो वो हर उस भारतीय के दिल पर सीधे सीधे प्रहार करता है जिससे इस देश पे, इस देश की अखंडता पर, इस देश की सद्भावना पर, वासुदेव कुटुंबकम पर पूरा भरोसा है। वो उस भरोसे को तोड़ने की सीधे सीधे बात करता है। और मैं तारीफ करूंगा राजनाथ सिंह की जिन्होंने की इस बात को तुरंत समझा और एड्रेस करते हुए ये भी बोल दिया कि भैया ये एक बहुत बड़ी गलती की गई। साथ ही साथ ओम बिरला जिन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए वार्निंग इशू करी रमेश बिदुरी जी के लिए, भैया अगर ऐसा दोबारा हुआ तो अच्छा नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या इतना काफी होगा? ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा पिछला पार्लियामेंट सत्र में अधीर रंजन चौधरी, डेरेक ओब्रायन और राघव चड्ढा को डिसरप्शन के लिए 1 सेकंड में सस्पेंड कर दिया गया था, वो भी वॉइस वोटिंग के साथ। और ये सब हुआ था तुरंत प्रभाव। अब ये सब जब देश के आम आदमी के सामने आता है, देश का आम आदमी देखता है तो वैसे तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर उसके दिमाग में इतनी बात जरूर आ जाती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर का तो इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि एक्शन के नाम पर ओम बिरला जी की तरफ से वार्निंग दी गई है, रमेश बिदुरी को और बीजेपी की तरफ से 15 दिन का नोटिस दिया गया है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आती है कि क्या एक सिर्फ खाना पूर्ति? और अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि दानिश अली जो कि बीएसपी के सांसद हैं और वो रमेश बिदुरी के खिलाफ केस कर सकते हैं, मतलब कि रमेश बिदुरी ने जिनको गाली दी उनका नाम दानिश अली है, बीएसपी के सांसद है, तो वो इनके ऊपर केस कर सकते हैं, तो मैं आपके दिमाग से इन तोतों को भी जरा उड़ा देता हूं क्योंकि संसद में कही गई बात के ऊपर कोई केस नहीं होता। वहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी अब अपने काम में लग चुकी होंगी कि कैसे इस पूरे के पूरे मुद्दे को अपने हिसाब से उसे उठाना है, उसे यूज करना है। क्योंकि अभी आप खुद ही देख लो, अपोजिशन के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है, तो ऐसे में उनको कोई सेंस नहीं है, बट स्टिल ये लोग इस मुद्दे का पूरा भरपूर इस्तेमाल करेंगे। मतलब अब जरा आप खुद सोच के देखो कि देश की राजनीति आखिर जा किस तरफ रही। क्या हमारे देश की राजनीति के भी गिरने का कोई लेवल बचा है, या फिर इन लोगों ने कसम खा ली, डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम हर बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और पहले जितना गिरे थे उससे ज्यादा गिर के दिखाएंगे और जनता की निराशा में कभी कमी नहीं आने देंगे कि यार ये तो और ज्यादा गिर ही नहीं रहा। और फिर लोग कहते हैं कि मोदी के नाम पर तो बिजली का खंभा भी चुनाव जीत जाता है। तो देख लो, फिर ऐसे ही खंभे चुनाव जीतते रहेंगे और जनप्रतिनिधि बनकर संसद में आते रहेंगे। लेकिन इन सब में होता क्या है? इन सब में होता यह है कि नाम खराब होता है मोदी जी का, क्योंकि बीजेपी ने ही तो नारा दिया है ना, मोदी है तो मुमकिन है। असली सवाल तो यह है कि हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे वाक्य दोबारा ना हो। क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा ही पलटेंगे तो महुआ मोइत्रा ने
संसद में हरामी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर बस इतना है कि रमेश भदौरी कोई पहले शख्स नहीं है जिन्होंने गाली दी है, और शायद वो आखिरी शख्स भी नहीं हो। शायद इसलिए कि जो एक्शन लिया गया है वो एक्शन कम, और जैसा कि मैंने आपको कहा, खाना पूर्ति ज्यादा लग रहा है। अब आपके दिमाग में हो सकता है मेरे लिए भी ये बात आ रही है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिर कैसे कह सकता हूँ। तो भाई आप खुद ही मुझे बताओ कि आज से 15 दिन पहले जो पॉलिटिकल मैटर हुआ था, क्या वो आपको याद नहीं होगा? क्योंकि हमारे देश में रोज के बेसिस पर इतने ज्यादा तमाशे होते रहते हैं कि इन तमाशों के शोर में न जाने ऐसे कितने ही किस्से आते हैं और गुम हो जाते हैं। 15 दिन का जिक्र मैंने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि बीजेपी ने रमेश भदौरी जी को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है, और 15 दिन में तो फिर जैसा कि मैंने आपको कहा, न जाने कहां की बातें कहां निकल जाती हैं और कौन सी बातें आकर बैठ जाती हैं, और फिर ऐसे मुद्दों के बारे में तो कोई बात भी नहीं करता। आज हम और मैं बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, 15 दिन बाद क्या हम दोबारा इस मैटर के बारे में सोचेंगे? और अब कहीं ना कहीं डर इस बात का भी कि ये सब कुछ आम ना हो जाए, क्योंकि जब ये शब्द संसद में इतनी ठसक के साथ कहे जा रहे हैं तो जरा सोचिए कि अगर सड़कों पर ये सब आम हो जाए तो ये बोलना कितनी ज्यादा अराजकता फैला सकता है। जरा बात करते हैं उन शब्दों, उन गालियों की जो दानिश अली को कहे गए। वैसे तो मैं खुद इन शब्दों के इस्तेमाल नहीं करता हूं और यही चाहूंगा कि आप भी ना करें, लेकिन यहां आपको बतलाना जरूरी है कि एक चुने हुए संसद की भाषा किस स्तर पर जा सकती है। भड़वा, कटवा, आतंकवाद, उग्रवाद, ये गालियां दी गई हैं देश के एक चुने हुए संसद को, जनप्रतिनिधि को। अब उन्हें कुछ लाख लोगों ने तो वोट दिया ही होगा, तो जरा खुद सोचिए कि उन वोटर्स की क्या ये इंसल्ट नहीं है? भाई क्या उन वोटर्स के दिमाग में नहीं आया होगा कि यार हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस प्रकार की गालियां दी जा रही है? क्या ये हमारे ही देश में एक अलग अलग विचारधारा को पैदा करने वाली बात नहीं हो जाएगी? और मैं यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहा हूं कि हमारे यहाँ राहुल गांधी की एक फ्लाइंग किस देने का जो इतना बड़ा मामला था, वो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया था कि छोटे मोटे ही नहीं बल्कि अच्छे खासे बड़े बड़े नेता भी इसके ऊपर अपने आके बयान दे रहे थे, व्यूज दे रहे थे, कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? सिर्फ एक नोटिस, वार्निंग और काम खत्म। अब ऐसे में क्यों आम आदमी आप पर भरोसा करेगा? अगर मैं शुगर कोट ना भी करूं इस बात को, तो इट्स अ प्रॉपर हेट स्पीच जिसमें एक कम्युनिटी को सीधे तौर पर टारगेट किया गया है। अब हमारे यहाँ की सिनेमा में एक बात कही जाती है कि आखिर वो मंत्री ही क्या जिसपे कोई केस ना हो। तो आपकी शुद्ध जानकारी के लिए बता दूं, और ये मैं नहीं बल्कि ये रमेश भदौरी जी की चुनावी हलफनामे में उन्होंने खुद 2019 में जो दाखिल किया था उसमें बताया था कि उन पर 2 मामले लंबित, जिनमें से एक में आईपीसी की धारा 323, 34 और दूसरे में 500 और 502 के तहत मामला दर्ज है। और देखिए, केस होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे जैसे न जाने कितने ही लोग, इवन आप लोग भी, हम लोग इन सभी चीज को लेकर यूज्ड टू हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम नेता होते हैं आज की तारीख में जिनके के ऊपर कोई केस नहीं होता। लेकिन दिक्कत पता है कहां पर हो जाती है? दिक्कत हो जाती है इनकी इन हेट स्पीचेस, क्योंकि अब आप देखोगे कि सोशल मीडिया पर इन स्पीचेस को ग्लोरीफाई भी किया जाए। मतलब आप जरा खुद सोचो कि एक बच्चा जो किसी भी कम्युनिटी से आता, जो इन रील्स को देखेगा, इन पोस्ट को देखेगा, इन वीडियोस को देखेगा, तो उसके दिमाग में क्या चीज आएगी? या तो वो सोचेगा कि यार ये सब कुछ करना सही है, या फिर वो ये सोचेगा कि बताओ जरा इस तरह की बातें डायरेक्टली कही जाती हैं, तो उसके दिमाग के ऊपर क्या असर गुजरेगा? आप जरा एक बार को खुद सोच के देखो। ये जो ग्लोरीफाई की जा रही है इन चीजों को, वो मैं बता रहा हूं भाई, कहीं ना कहीं उस बच्चे को तो ये लगेगा कि यार ये जो हो रहा है यही सब सही है। और वहीं समाज के एक जो सीधा साधा आदमी है वो तो बस करेगा और आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी रोजी रोटी की चिंता है, इन हेट स्पीचेस की नहीं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि अगर वो अपनी रोटी की चिंता कर रहा है, अपने जिंदगी की चिंता कर रहा है, इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, इसमें हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप मुझे बताओ, क्या उसके लिए रोटी कमाने के लिए कोई और आएगा? कोई सरकार आएगी? हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भाई सरकार ने 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया है और टमाटर को 20 रुपए किलो पे ला दिया है। भाई आपको एक और चीज बताता चलो, जो लोग सरकार को लगातार बोलते रहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, तो भाई यहाँ पर सीधी सी बात यह है, जिस तरीके से टमाटर का भाव अभी कुछ दिनों पहले 250 रुपए टच किया था ना, ऐसा ही भाव प्याज का अभी टच करने वाला था। लेकिन वो तो गवर्नमेंट ने समय रहते चीजों को संभाला, प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई। ऐसे में भारत में प्याज की सरप्लस जो सप्लाई थी वो बढ़ी और इवेंचुअली प्याज के रेट कंट्रोल रहे। वरना मैं आपको बता दूं कि भैया कहीं से कहीं तक भी प्याज के रेट बढ़ने में बिल्कुल देर नहीं लगती। लेकिन इस पूरे मामले में आपको क्या चीज समझनी चाहिए? कौन सी चीज ऐसी है जो कि शायद आपके काम की हो सकती है, या ऐसी कौन सी बात है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी? आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सभी चीजों के कारण, देखिए कई लोग होंगे यहाँ पर जो मेरे को भी कटघरे में खड़ा कर देंगे कि भाई तू इन चीजों की क्यों पढ़ रहा है, या तू उसको कैसे गलत सही बोल सकता है। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि गलत चीज गलत है। आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे मंच से, इस तरह की एक गरिमामयी जगह पर खड़े होकर आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। ये सरासर गलत होता है और इसको दुनिया की किसी भी किताब में गलत ही कहा जाएगा। अगर हमारे देश में थोड़ी बहुत भी डेमोक्रेसी बची है तो शायद इसी कारण से बची है कि कुछ मेरे जैसे लोग और कुछ मेरे जैसी सोच वाले लोग, जो कि इन चीजों से ऊपर हटके सोचने की ताकत रखते हैं, बोलने की ताकत रखते हैं, वो अभी हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि समाज में अगर विभाजन हम पैदा करना बंद करेंगे तो शायद थोड़ा तो कम होगा। हमेशा दूसरे पे ब्लेम करते रहना कि नहीं उसने पहले ऐसे किया था तो हमने ये बोल दिया, या उसने भी तो ये कहा था इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपका पड़ोसी आपके घर के शीशे फोड़ रहा है तो आप जाकर उससे बात करो, उसको समझाओ कि भाई तेरी परेशानी क्या है वो बता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना बात के बस उसके भी शीशे फोड़ना शुरू कर दो, ऐसे में तो दोनों का घर खराब हो जाए। तो कहीं ना कहीं चीजों को तो रोकना पड़े। अगर हमें इस देश को वाकई में किसी अच्छी स्थिति में लेकर जाना है तो कहीं ना कहीं तो हमको चीजों को रोकना पड़ेगा। और अगर हम नहीं रोक
रोक रहे हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। दुनिया में तो लड़ाइयां चली रही हैं, अपने घर के अंदर भी हम लड़ाई शुरू कर देंगे। मेरे से फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।